आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो राजकाज रहा है, इनका जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में हमारा देश, उस वक्त की व्यवस्था ये कैसे थी, इसी बात को इस वक्त आज की बात में हम आपसे साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि उस कड़ी में हमने पाया कि सम्राट हर्षवर्धन अपने राज्य की सीमा के विस्तार के साथ साथ वो इन बातों पर भी बहुत ज़्यादा केंद्रित थे कि राज्य की रक्षा कैसे की जाती है। लेकिन उनके पूरे राजकाज को देखा जाए तो उसमें एक अनुशासन नज़र आता है, और ये अनुशासन जैसे कि आज की आधुनिक लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, इसी का एक छोटा सा प्रतिबिंब भी उस वक्त हमें राजा हर्षवर्धन के राजकाज में दिखता है। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग का भारत आना ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। जब ये हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा है और इसी वक्त सम्राट हर्षवर्धन का ये शासनकाल चल रहा है और इसी वक्त चीनी यात्री भिक्षु ह्वेनत्सांग इनका भारत आना ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। ह्वेनत्सांग का जन्म जो है वो लेयांग में 602 को हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। वैसे हमने ह्वेनत्सांग के बारे में कई बार आपको बताया है, लेकिन यहाँ भंते डॉक्टर सावंगी मेधनकर अगर इसे इसी क्रम में लिख रहे हैं तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी इसे समझना अच्छी बात है। तो देखिए कि भंते जी लिखते हैं कि ह्वेनत्सांग का जन्म लेयांग में 602 में हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ताशकंद और समरकंद के रास्ते वे 630 में गांधार पहुंचे। वे भारत में लगभग 15 वर्ष रहे और इनमें से कोई 8 वर्ष वे सम्राट हर्ष के दरबार में रहे। ये 15 वर्ष भारत में रहे ह्वेनत्सांग, लेकिन इसमें से लगभग 8 वर्ष वे सम्राट हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने भारत के प्रत्येक प्रांत की यात्रा की। तत्कालीन भारतीय जनता के रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, भाषा आदि के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है और जिसके लिए इतिहासकार उनके बड़े ऋणी हैं। एक लंबे अरसे के बाद ह्वेनत्सांग सन 645 में कशगर, एरकंडा और खोतान के रास्ते चीन पहुंचे। मतलब ये उनके वापसी का सफर था और इस रास्ते वो चीन वापस लौटे। लेकिन लोयक के सम्राट ताइत्सुंग के राज्य में उनका क्या स्थान था, इस घटना से ज्ञात होता है कि भारत से लौटने के बाद चीन सम्राट ने ह्वेनत्सांग को मंत्री पद से सम्मानित करना चाहा, लेकिन उन्होंने प्रतिक्षेप कर दिया और अपना शेष भिक्षु जीवन बिहार में बिताया। ह्वेनत्सांग के लिए चीन के सम्राट ने यह पेशकश की थी कि भाई आपको मंत्री बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने मंत्री बनना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपना भिक्षु जीवन, जो उनके पास जितना भी जीवन बचा था, वो उन्होंने बिहार में ही बिताया। वे जो 600 संस्कृत के बहुमूल्य ग्रंथ अपने साथ ले गए थे, उन्हें अंतकाल तक चीनी भाषा में अनुदित करते रहे और ईस्वी सन 664 में उनका देहांत हुआ। तो ये एक छोटा सा परिचय जो चीनी यात्री ह्वेनत्सांग का है। उन्होंने लगभग 600 ग्रंथ यहाँ से लेकर गए थे भारत से और उन्हें चीनी भाषा में अनुवादित किया। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्राट हर्षवर्धन एक कट्टर बौद्ध थे। उनकी बहन राजश्री के कारण तथा ह्वेनत्सांग की घनिष्ठता के कारण बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट की आस्था और अधिक बढ़ी। एक तो राजश्री का समर्पण हुआ बुद्ध धर्म में, उसने प्रवज्ञा ग्रहण करना चाही, और ह्वेनत्सांग का लगभग 8 साल तक सम्राट हर्ष के दरबार में रहना, ये दोनों घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो वैसे तो वे बाल्यकाल से ही बौद्ध थे। ह्वेनत्सांग लिखते हैं कि सम्राट प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन करवाते थे। ये
बौद्ध साहित्य और संस्कृति के विकास के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि हर्षवर्धन प्रतिवर्ष एक बौद्ध सम्मेलन कराते थे। ये सम्मेलनों का एक विशेष महत्व होता है। सम्मेलनों में जो विद्वज्जन इकट्ठा होते हैं वे अपने आप में किसी महत्वपूर्ण समस्या का या फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वो इसलिए कि आने वाले वक्त में ऐसी इस तरह की समस्याओं के साथ कैसे निपटा जाए, इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, या फिर नए सिरे से अगर कोई चैलेंज खड़ा होता है, कोई चुनौती खड़ी होती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। और फिर इसके साथ ही जो ऐसी कोई समस्याएं, ऐसी कोई चुनौतियां जो अभी इस वक्त तो नहीं जानते, लेकिन क्या वो चुनौती बनकर सामने खड़े हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाओं के साथ ये सम्मेलन होते हैं और इसलिए इन सम्मेलनों का महत्व है। तो देखिए कि सम्राट प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन करवाते थे। उसमें हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु भाग लेते थे और बौद्ध धर्म की उन्नति के संबंध में चर्चा करते थे। सम्राट के इस धर्म कार्य से अबौद्ध नेता, विशेषतः ब्राह्मण वर्ग, प्रसन्न नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रति ईर्ष्या तथा द्वेष से वह जल उठते थे, भड़क जाते थे। ऐसे ही एक सम्मेलन के अवसर पर ब्राह्मणों ने सम्राट हर्ष की हत्या के लिए षड्यंत्र किया। ये घटना इतिहास में दर्ज है, इतिहास बताता है। तो इन षड्यंत्रकारियों ने सभा मंडप के द्वार पर ही आग लगवा दी। लगा कि भाई यहाँ हर्षवर्धन को रोका जा सकता है, तो उन्होंने सभा मंडप को ही आग लगवाई और अन्य लोगों के साथ ही सम्राट को जलाकर मार डालने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने जैसे भी बने सम्राट को उसी दिन मार डालने का निश्चय किया था। जब सम्राट सभागृह के द्वार को जलता देख सभागृह से बाहर आए तो एक आदमी छुरा लेकर सम्राट की ओर दौड़ा और इस दृश्य को देखने वाले राज्य अधिकारी जहां के तहां खड़े रहे, स्तब्ध हो गए। उन्होंने हत्यारों को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। किसी तरह सम्राट ने उस हत्यारे को पकड़ा और उसके हाथ से छुरा छीन लिया। उस आदमी को सम्राट ने न्यायाधीश के हवाले कर दिया, लेकिन साथ ही आज्ञा दी कि उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी जाए। तो देखिए कि ये जो विशेषता है कि न्याय अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है और न्याय की प्रक्रिया में राजा ने अपने लिए कोई खास सुविधा नहीं मांगी कि इसने मुझ पर हमला किया इसलिए इसको मार दिया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि इसे किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाई जाए, लेकिन कानूनन जो काम किया जा सके वो ज़रूर किया जाए। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर थे उन्होंने भी बीच में बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सम्राट हर्ष ने ही उस हमलावर को पकड़ लिया और उस हमलावर को कानून के हवाले कर दिया। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे आज की बात में, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी कड़ी में इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।